नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात देश की आजादी के संग्राम और आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों पर गरमाई सियासत की। आज देश ने शहादत दिवस मनाया। आजादी के 3 मतवालों शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद किया, मगर सियासत ने यहां भी अपने लिए स्कोप ढूंढ लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर शहादत दिवस के मौके पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा वाले एक शहीद का नाम बताए, तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। 23 मार्च यानी शहादत दिवस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, मगर उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोल दिया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का संबंध किसी शहीद से नहीं रहा, जबकि ये सभी शहीद कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब राष्ट्रवाद की बात करती है तो ये एक मजाक लगता है। ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम न ले पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस के साथ ही ये शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है, ये तो एक मजाक होता है कि ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने पर मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। कांग्रेस उस पार्टी का नाम नहीं था, बल्कि एक अलग वर्ग था जिसे गांधी जी ने आजादी के बाद खत्म करके नई पार्टी बनाने को कहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस वक्त भी सबसे ज्यादा काम आरएसएस ने ही किया था। वहीं एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा। अपडेट नहीं है, सबसे ज़्यादा काम उस समय पे भी आरएसएस का काफ़ी बड़ा एक कार्य हुआ था, और वो एक व्यवस्था चलती रही है। और ये सब गांधी जी का भी बहुत स्पष्ट कहना था, कांग्रेस उस समय पार्टी का नाम नहीं था, एक अलग वर्ग था, और उस वर्ग को सरकार मतलब आज़ाद होते ही ख़त्म करके उन्हें नई पार्टी बनाने का कार्य कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के परिवार ने दिया है, या फिर दिग्विजय सिंह जी के परिवार ने दिया है, और तो किसी ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले सबसे बड़े किरदार थे ये। और दिग्विजय सिंह तो वो नेतृत्व है मध्य प्रदेश के अंदर, आप कहीं भी देखेंगे कि सेना पर सैनिक खड़ा होकर के सीने पर गोली इसलिए खा जाता है कि भारत माता की रक्षा के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाता। दिग्विजय सिंह जैसे लोग तो उनसे भी पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से विधायक के खातेगांव के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी आपका भी, और मृगेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मृगेंद्र सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आशीष जी आपके पास आता हूं। मृगेंद्र सर, आज तक हमने तो शहीद का मतलब शहीद ही समझा है, फिर ये तेरा मेरा शहीद क्या होता है? देखिए, शहीद होता है, वो तेरा मेरा नहीं होता है, तो किसी पार्टी का होता है, और वो शहीद होता है देश का, किसी का पुत्र होता है, किसी का बेटा होता है, या किसी का पिता होता है। वो शहीद होता है, वो देश के लिए शहीद होता है, चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, या अंग्रेज़ों का जो साथ रहा हो, जब भी चीज़ें रही हों, लेकिन शहीद होता है, उसको किसी में बांटना नहीं चाहिए। ठीक बात है। शहीद देश के लिए शहीद होता है, किसी व्यक्ति के लिए शहीद नहीं होता है, वो देश के लिए शहीद होता है। जी मृगेंद्र सर, आज ही के दिन जब शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जब उन्हें फांसी दी गई, शहादत जब इन तीनों हमारे क्रांतिकारियों को मिली, तो क्या
उनके मन में कभी ये रहा होगा किस विचारधारा के वो हैं, या भविष्य में आजाद पीढ़ी जिनके लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं वो उनको किस विचारधारा से जोड़ेगी, या उनके सिर्फ मन मस्तिष्क में देश था, देश की आजादी थी? देखिए, उनके मन में क्या था उसके बारे में मैं अगर कहूँ तो मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, क्योंकि मैं उनको नमन करता हूँ जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। उनके मन में क्या रहा होगा, निश्चित रूप से जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि उनके आगे अपनी कोई नहीं, बहुत छोटा सा आदमी हूँ इन शहीदों के सामने, उनके मन में जहाँ केवल एक ही, जो मैं समझता हूँ एक ही बात रही होगी कि देश के लिए मर मिटना है, देश को किसी के दूसरों को नहीं सौंपना है, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं जाना है, हम मर जाएंगे लेकिन अंग्रेज़ों के पास नहीं जाएंगे, ना अंग्रेज़ों के सामने समर्पण करेंगे। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, वह था भारत देश, और इसे कैसे आज़ाद कराना है और कैसे अंग्रेज़ों को भगाना है, एक ही लक्ष्य उनके सामने रहा होगा। ठीक, मैं इस पर आ रहा हूँ आपके पास। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। आशीष जी, क्या बीजेपी को नाम ढूंढने पड़ रहे हैं? क्या बीजेपी इस लिहाज से परेशान है कि जब देखिए कांग्रेस अपने कुछ नाम गिनाती है, आपसे पूछती है कि आप बताइए आरएसएस का कौन सा व्यक्ति था जिसने शहादत दी, या बीजेपी का कौन सा व्यक्ति था जिसने शहादत दी? यही वजह है कि दीनदयाल उपाध्याय से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर अब वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनवाना, उनको ये एक नई फौज खड़ी कर रहे हैं कि आप उस जवाब में जो सवाल आपसे कांग्रेस पूछती है? रूप में, गलत रूप से आने वाली पीढ़ी के सामने आजादी के बाद प्रस्तुत किया। क्यों कांग्रेस अकेले संगठन ने देश को आजादी दिलाई? कितने क्रांतिकारियों के परिवार आज कांग्रेस में काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ कई सारे क्रांतिकारी संगठन थे, लाहौर कराची से लेकर तो श्रीलंका बांग्लादेश तक, जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्राणों का बलिदान दिया, और जिसमें से कितने नेता, कितने क्रांतिकारियों के नाम कांग्रेस के कार्यालयों के इतिहास में दर्ज है। वो कांग्रेस एक अलग थी, आज की कांग्रेस विशुद्ध अलग है। और मैं कमलनाथ जी जैसे तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं, शहीदों की शहादत का श्रेय अपने माथे पर मत लीजिए। शहीदों ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, और शहीद सबकी संपत्ति है, देश के एक एक नागरिक की संपत्ति है। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। और बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने शहादत दी है, ये दी। हमारे भी कई सारे लोगों ने शहादत दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठन ही देश की आजादी के बाद हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे उदाहरण देश के सामने, जब हमारे कई सारे कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों का वहां पर विरोध किया, आजादी की लड़ाई में अपना संघर्ष किया, बलिदान दिया, लेकिन हमने कभी इन चीजों को महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि देश की आजादी के लिए हर वर्ग खड़ा था, हर समाज खड़ा था, हर व्यक्ति खड़ा था, और उसने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। आज अगर कांग्रेस ये बात कर रही है कि आजादी में उन्हीं का योगदान है, तो मैं तो कहता हूं कि जो इतिहास इन्होंने देश के युवाओं को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, वो आज देश के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन आज की कांग्रेस और उस कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, आशीष जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। सर, तब जबकि अगर चीन के राष्ट्रपति भी भारत आते हैं, शी जिनपिंग, तो मोदी जी उन्हें, प्रधानमंत्री उन्हें साबरमती आश्रम लेकर जाते हैं। वक्त वक्त पर हमने बापू की शरण में देखा प्रधानमंत्री को। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच की पार्टी की सरकार में अगर मध्य प्रदेश में बापू के हत्यारे का गुणगान होता हो, बार बार उसका महिमा मंडन करने की कोशिश होती हो, क्या उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? देखिए, महात्मा गांधी के विचारों को इस सरकार ने ग्रहण किया। माननीय मोदी जी ने महात्मा गांधी के स्वच्छता, अहिंसा, सत्य, इन सब के विषयों को सरकार की नीतियों में शामिल किया है। चूंकि साबरमती आश्रम के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आस्था है, हमने कभी बापू के हत्यारों का महिमा मंडन नहीं किया, और इसमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा जो भी हो, वो कभी हमारे लिए सम्मानीय नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रपिता की उन्होंने हत्या की है। जहां तक बात है कि बापू भी किसी एक राजनीतिक दल की बपोती नहीं हो सकती। उनके विचार आज पूरी दुनिया अपना रही है। पूरी दुनिया में जगह जगह उनके नाम पर कॉलेज हैं, सड़कें हैं, उनकी जगह जगह मूर्तियां स्थापित की है, और उनके सत्य अहिंसा के विचारों को जब पूरी दुनिया मान रही है, तो हम उनके देश के, मातृ देश के निवासी हैं, तो हम बापू के सम्मान में कमी क्यों करेंगे किसी भी प्रकार की? आशीष जी, क्या बीजेपी का आरएसएस से संबंध, आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, आप राजनीतिक शाखा हैं, और उसी आरएसएस के विचारधारा
से जुड़े हुए गुट से, क्या इसका राजनीतिक नुकसान आपको सियासत में उठाना पड़ा है? क्या कांग्रेस इसका फायदा लेती रही है? गोडसे जी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए नहीं रहे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वो एक काल का घटनाक्रम था, जो घटना हुई थी वो बहुत निंदनीय थी, और उसके बाद कई सारे जांच आयोग भी बैठे और बहुत बार कांग्रेस की सरकारों ने प्रयास किया कि आरएसएस की इस मामले में संलिप्तता उजागर की जाए, लेकिन हम किसी भी तरह से उसमें हमारी संलिप्तता नहीं आई, हम बेदाग निकल कर आए। और कांग्रेस ने हमेशा ये भ्रम आज भी पैदा करते हैं कि बापू के हत्यारे ये लोग। हमने बापू के बारे में कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की जिसके कारण उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। बापू पूरे राष्ट्रपिता हैं, देश के 125 करोड़ लोगों के आशा के केंद्र हैं, आराध्य हैं हमारे। इसलिए इस तरह की बातें कांग्रेस समय समय पर समाज में फैलाती रही और उसका राजनीतिक लाभ उठाती रही, लेकिन वास्तव में बापू के विचारों के लिए भी यदि किसी ने किया है, केवल राजघाट की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाना नहीं, उन्होंने जो चाहते थे, जैसा ग्रामोदय चाहते थे, जैसा भारत चाहते थे, उसके लिए किसी सरकार ने काम किया है? केवल नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बापू चाहते थे, आज बापू की आत्मा खुश होगी जब एक गरीब को पक्का मकान मिल चुका, उसका निःशुल्क इलाज हो रहा है। आज बापू की आत्मा को लग रहा होगा कि गुजरात से निकला हुआ एक प्रधानमंत्री जिसने आज मेरे सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम किया। ठीक, मैं आशीष जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। मृगेंद्र सर, आपके पास आ रहा हूं। मृगेंद्र सर, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या विचारधारा से जुड़े शहीदों के मामले में खुद को पिछड़ता देख बीजेपी भी अब कुछ नाम खड़े कर रही है? पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय और अब सरदार पटेल साहब, उनका जिक्र बड़ी जोरों से होने लगा है। क्या बीजेपी को ये सताता है कि कांग्रेस जब देखिए अपने कुछ नाम खड़े कर देती है और फिर बीजेपी को भी अपने कुछ नाम तैयार करने होंगे टक्कर में आने के लिए? देखिए, बीजेपी को नाम सदाब, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसे आशीष जी ने बताया कि बीजेपी का उदय ही देश के स्वतंत्र होने के बाद हुआ है, तो उसमें कैसे कहा जा सकता है कि उनके लोग नहीं थे? लेकिन अगर देश के महापुरुषों को, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके लिए अगर किसी के मन में श्रद्धा है, उनके लिए कोई काम किया जा रहा है, तो इसमें मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। और चाहे गांधी जी हों, बापू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में थे। उन्हें देश के लोगों में इनके प्रति एक सम्मान था, और लौह पुरुष विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कर गए, आज देश में लोग याद करते हैं उनको। क्या तब जबकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव सिर पे हैं, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। जी मृगेंद्र सर, क्या निकाय चुनाव जब एमपी में सिर पे हैं, जब दमोह का उपचुनाव सामने आ रहा है, हाँ, तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की चीजें खड़ा किया जाना कि अपने एक शहीद का नाम बताइए, अपनी विचारधारा से जुड़े हुए एक शहीद का नाम बताइए, ये सियासी माइलेज लेने की कोशिश है क्या? और दूसरा, अगर है तो इसका कितना फर्क आज 70 साल बाद आजादी के कितना फर्क पड़ता है वोटर पर? मुझे लगता है कि ये सियासी लाभ लेने की बात नहीं है। अगर सियासी लाभ लेने की बात भी की जाए तो इससे कोई अब लाभ लेने वाला मिलने वाला किसी भी पार्टी को नहीं है। 70 साल बाद लोग गए हैं, क्या लोग शहीदों के मन में यही मानते हैं कि देश के लिए इन्हें सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश के शहीद हैं, उनको लेकर राजनीति होती है, उससे किसी को फायदा नुकसान नहीं होता, क्योंकि आम जनता हर चीज़ जानती है। वो जो मन में बना लेती है हमें किसको वोट देना है, विशेषकर विधानसभा चुनाव में, तो कैंडिडेट कौन है, किस पार्टी का है, उसकी छवि क्या है, कैसा उनने काम किया है, इस सब चीज़ें आएंगी। क्षेत्रीय समस्याएं क्या है, क्षेत्र में काम किया है, ये सब चीज़ें आएंगी। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस कहे कि भाजपा किसी शहीद का नाम बताए, भाजपा कहे कि हमारे इतने शहीद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका असर नहीं पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव तो कब होंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि राजनीति में इससे किसी भी दल को कोई फायदा या नुकसान होगा चुनावों में। ठीक, आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ, और आशीष जी आपसे सवाल ये है सर, अमूमन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से या सत्तारूढ़ दल की तरफ से इस तरह के जब बयान आते हैं तो एक आम धारणा यह है कि मुद्दों से, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष को भटकाने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष मूल मुद्दों से हटकर सरकार के फेंके हुए पासे में फंस जाए और उसके बाद राजनीति एक अलग रंग ले ले। यहां तो विपक्ष की तरफ से ऐसा मुद्दा उठा है जिसका ना तो अभी कोई नगरीय निकाय से लेना देना है, ना कोई उसका दमोह उपचुनाव से लेना देना है, फिर इस बयान के मतलब क्या है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है और विकास पे फोकस रख के ही हम चुनावों की रणनीतियां बनाते हैं। जहां तक बात है, मैं एक जवाब कांग्रेस के मित्रों का देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जो हम एकात्मता स्त्रोत सुबह पढ़ते हैं, उसमें सभी क्रांतिकारियों और महापुरुषों का स्मरण हम करते हैं। हमें विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा के बड़े बड़े शिविरों में भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में और उनके जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसलिए क्रांतिकारियों के प्रति हमारे मन में जो भाव होना चाहिए वो है। जहां तक बात है कि आने वाले समय में जो नगरीय निकाय के चुनाव है, विधानसभा के उपचुनाव है, उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना चलेगा, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा तो सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र जीवित रहेगा तो हम विकास कर पाएंगे, और यदि राष्ट्र से जैसे धारा 370 नहीं हटती, कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन नहीं होता, उसके अलावा सीए एनआरसी पर काम नहीं होता, तो बताइए, अगर चाइना से पाकिस्तान के प्रति हमारी कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो क्या हम देश की सीमाओं को अगर सुरक्षित नहीं रख पाते तो विकास के क्या मायने निकलते? अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए देश से बाहर नहीं कर पाएंगे, रोहिंग्याओं को बाहर नहीं कर पाएंगे, तो देश का जो मूल नागरिक है, जिसने वास्तव में इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, उसके सपनों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। इसलिए राष्ट्रवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती आई है, आगे भी करती रहेगी। राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक, मैं इस पर आशीष जी लौट रहा हूं आपके पास। और कांग्रेस की तरफ से इस वक्त पूर्व मंत्री सीनियर लीडर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, चर्चा में बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। चौधरी साहब, पहला सवाल तो यही है, आज सर शहादत दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पूरा देश याद कर रहा है। ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ का एक बयान देते हैं वो कि बीजेपी अपनी विचारधारा के एक शहीद का नाम बताएं। सर, हम तो शहीद का मतलब शहीद समझते हैं, देश के लिए उन्होंने शहादत दी, ये तेरा मेरा शहीद भी होता है क्या? नहीं, अगर इतिहास पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाना चाहिए। ये बात सही है कि सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, ये देश के शहीद आजम हैं और इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। इनको तो बारंबार नमन है जी। और हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब से उनको याद करते हैं और कांग्रेस हमेशा याद करती है। लेकिन जहां तक शहादत की बात आएगी तो ये बात भी मायने रखेगी कि 1925 में स्थापना हुई थी भारतीय आरएसएस की स्वयंसेवक संघ की, तो उनके कितने लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए या आगे बढ़े, एक भी नाम ये बता दें अगर 1947 से पहले आजादी में, तो मैं इनको तो, अगर कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ आजादी के मायने क्या है, इन लोग कौन कौन शहीद हुए, अब ये बात की बातें कर रहे हैं जो वोट के लिए करते हैं, चाहे 370 खत्म करें, चाहे रोहिंग्या की बात करें। लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि आरएसएस ने और जनसंघ ने कभी भी भारतवर्ष की आजादी के लिए, आजादी के आंदोलन में कभी भी कोई शहादत नहीं दी है। ये इतिहास पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अगर इसी इतिहास के आधार पर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूं, चौधरी साहब, आज आजादी के 70 साल बाद इस सवाल के मायने क्या हैं, या फिर अगर वाकई ये इतने बड़े मायने हैं तो आज देश में एक एक करके राज्यों से कांग्रेस सिकुड़ती क्यों जा रही है? और तीसरा ये कि आप खुद ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दों से अलग है, चुनाव से पहले ये मुद्दा है क्या, इस पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? नहीं, कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और गांधी जी अगर इस देश में और लंबे समय तक रहते तो मैं समझता हूं देश और आगे तरक्की करता। लेकिन ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतों ने गांधी जी को इस देश से क्या दुनिया से खत्म कर दिया। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है जो आज चुनाव की वजह से नहीं है, ये हमेशा रहेगी। आजादी की जब जब बात की जाएगी तब तब महात्मा गांधी को नमन किया जाएगा। आपने कहा चौधरी साहब कि अगर गांधी जी और कुछ दिन जीवित रहते तो देश तरक्की करता। उनके जाने के बाद कांग्रेस की ही सरकारें थी शुरू में, तो तरक्की सर हो नहीं पाई थी क्या उस वक्त? मैं आपकी बात का उसका भी जवाब दे रहा था। आपने कहा कि कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है कि राज्यों से हट रहे हैं। 70 वर्ष राज्य किया है, परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और उस परिवर्तन के दौर से अगर कांग्रेस आज गुजर रही है, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता, इतिहास में शहीद हुए लोगों को नहीं बदला जा सकता, इतिहास आजादी की विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। हम गांधी की विचारधारा के हैं, गांधी के धोतक हैं, इसलिए हम आज राजनीति में रहे या न रहे, हमारी सरकार रहे ना रहे, लेकिन हम आखिरी दम तक ये कहेंगे कि हम गॉडसे की विचारधारा के खिलाफ हैं, हम गांधी की विचारधारा के लोग हैं। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।
आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, मृगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, आज शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को आज ही के दिन फांसी दी गई थी और उनका कहना था कि बहरी सरकार, यानी कि उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के लिए उनका ये बयान था कि उनको सुनाने के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। असेंबली में उन्होंने एक धमाका भी किया था, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी की जान ना जाए, और ये सिर्फ एक सांकेतिक धमाका था। लेकिन उसके बाद उन्हें आतंकवादी बताया गया अंग्रेज़ों की तरफ से और फिर उन्हें सज़ा दी गई फांसी की। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर उनका नाम बीजेपी से जोड़ा जाएगा या कांग्रेस से जोड़ा जाएगा, किस विचारधारा से जोड़ा जाएगा। हम बस इतना जानते हैं कि देश के लिए हर उस क्रांतिकारी ने, हर उस शहीद ने जिसने शहादत दी, वो किसी विचारधारा का नहीं था, वो इस देश का था और उसने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। और ऐसे तमाम शहीदों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं।